हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ प्रैक्टिस मॉक। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका डिसीजन मेकिंग को लेके होने वाला है। तो जो ये डिसीजन मेकिंग होता है कि नाबार्ड ग्रेड ए के फेज़ 1 के पेपर में आता है, यानी आपके फेज़ 1 का पार्ट बनता है ये नाबार्ड एग्ज़ाम का। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन है ये होता कैसा है, व्हाट इट कंप्राइजेस और इसमें मार्किंग कितनी होती है। तो जो डिसीजन मेकिंग या डीएम है इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और इनके मार्क्स कितने होते हैं, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये जो सेक्शन है आपका डिसीजन मेकिंग का, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग होता है। वेट अ मिनट। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो डिसीजन मेकिंग है इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होते हैं। ये आपको बस जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन है इसमें जो कट ऑफ होती है आपको बस वो कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो अगर हम देखें तो अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो कट ऑफ रही है इस सेक्शन की 1.25 टू 1.5। तो ये कट ऑफ रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो 10 क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, भले ही कट ऑफ इतनी लो रही हो बट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। अगर आप लाइक प्रिसाइज बहुत एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट करते हो एंड यू आर लाइक सर्टेन, यू आर श्योर कि हाँ 5 क्वेश्चन में आई विल सिक्योर 5 मार्क्स, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। तो एक बार मैं समाप्त कर देता हूँ आपके लिए। ये जो डीएम है और डिसीजन मेकिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 पेपर। फेज़ 1 पेपर का पार्ट बनता है। 10 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो टोटल मार्क्स हो गए 10। क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स फाइनल मार्क्स या इसके मार्क्स फाइनल स्कोर में आपके ऐड नहीं होंगे, बट यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम कट ऑफ मार्क जो कि 1.25 टू 1.5 रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी ये स्कोर इतना ही रहेगा, इट कैन वेरी। और मेरा रिकमेंडेशन क्या है आपको कि यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होते हैं और उनके साथ अप्रोच भी सीखेंगे साथ में ही। वेट अ मिनट। हाँ, तो हमने यहाँ नीचे स्क्रॉल किया। ठीक है, हम गए नाबार्ड ग्रेड ए पे। जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो एक्चुअली फ्री टेस्ट का है और इसमें जो भी क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे और हम साथ में ही देखेंगे कि अप्रोच क्या होती है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, हमें आंसर कैसे करना है, डील कैसे करना है क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे गए, दिस इज़ द डीएम सेक्शन एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। Now my recommendation for you would be to read the question very carefully. क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, आपको समझना भी है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यू विल वेरी इजीली मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एनालाइज द केसलेट प्रोवाइडेड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डायरेक्शन गिवन। आई मीन एक केसलेट आपको प्रोवाइड की गई है, केस स्टडी है लाइक शॉर्ट सी, उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं और एक डायरेक्शन दिया गया है। हमें देखना है कि इस डायरेक्शन को पढ़ के कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी विल रीड द केसलेट, क्या कह रहा है देखते हैं। अ सर्टेन स्कूल हैज़ बार्ड इट्स टीचर फ्रॉम गिविंग प्राइवेट लेसन्स और बीइंग एसोसिएटेड विद एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। एनी टीचर फाउंड वायोलेटिंग दिस रूल विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। आई मीन एक सर्टेन स्कूल है जिसने अपने टीचर्स को प्रोहिबिट कर रखा है प्राइवेट लेसन्स देने से या फिर किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर से एसोसिएशन या कनेक्ट रहने से। और इफ़ एनी टीचर इज़ फाउंड वायलेटिंग दिस रूल, कोई अगर टीचर है जो इस रूल को वायलेट कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो उसे पोजीशन से डिसमिस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल फैक्ट्स हमें दिए गए। पहला फैक्ट क्या है, द सेड स्कूल इज़ फेमस फॉर अंडर पेइंग इट्स एम्प्लॉयज़। जो स्कूल है वो इनफेमस है, मीन्स
डेप्यूटेड है इन अ नेगेटिव वे। किस लिए नेगेटिव वे में डेप्यूटेड है? कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अंडर पे करता है, मीन्स जो एक्सपेक्टेड पे है उससे कम पे करता है। मोस्ट टीचर्स फ्रॉम द स्कूल आर एसोसिएटेड विद अ कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स फ्री इवनिंग क्लासेस टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। अब इस स्कूल के काफ़ी टीचर्स ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, वहाँ से वो वहाँ पे वो वर्क करते हैं, जो कि फ्री इवनिंग क्लासेस देता है उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट सेज certain teachers from the school reportedly threatened to fail those students who didn't take private lessons from them. Now जो टीचर्स है, कुछ टीचर्स इस स्कूल के, उन्होंने स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया, वार्न किया कि अगर वो उनसे प्राइवेट लेसन्स नहीं लेंगे तो दे वुड फेल देम, वो स्टूडेंट्स को फेल कर देंगे। एंड द लास्ट फैक्ट इज टीचर्स हु गिव प्राइवेट लेसन्स आर नोन टू बी अनपंक्चुअल एज वेल एज नेग्लिजेंट ऑफ देयर स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जो टीचर्स है जो प्राइवेट कोचिंग्स देते हैं या प्राइवेट लेसन देते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काफ़ी नेग्लिजेंट है, काफ़ी अनपंक्चुअल रहते हैं। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स लेंड सपोर्ट टू द स्कूल्स डिसीजन। अब ये जो 4 फैक्ट्स हैं, हमें इनमें से वो फैक्ट ढूंढना है जो कि स्कूल के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। तो स्कूल का डिसीजन क्या है? टू प्रोहिबिट टीचर्स फ्रॉम गिविंग प्राइवेट लेसन्स। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई टीचर प्राइवेट लेसन्स में इंडल्ज होता है, वो देता है, तो ही और शी वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज और हर पोजीशन। तो हमने चारों फैक्ट्स पढ़े, तो हमें 2 फैक्ट्स काफ़ी सही लगा जो कि स्कूल के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। द फर्स्ट फैक्ट कौन सा था कि जो कुछ टीचर्स है वो थ्रेटन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट लेसन्स नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स ही सर्टेन टीचर्स से प्राइवेट लेसन्स ले। मैनी ऑफ देम कुड नॉट अफोर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकती है। तो एंड इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स। और एक बहुत ही मतलब इट इज़ मॉरली अनफेयर कि आप किसी स्टूडेंट को थ्रेटन करें और इस पोजीशन में उसे डालें कि अगर वो आपसे प्राइवेट लेसन्स नहीं ले रहा तो आप उसे फेल कर देंगे। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि सपोर्ट कर रहा है स्कूल को कि वो टीचर जो प्राइवेट लेसन देंगे उन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा, उन्हें पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है। नंबर 4 क्या है जो हमने पढ़ा कि जो टीचर्स है जो प्राइवेट लेसन्स देते हैं वो अनपंक्चुअल रहते हैं, नेग्लिजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे भी टीचर्स हैव बीन सोल्ड इन अ बैड लाइट, क्योंकि वो नेग्लिजेंट है, अनपंक्चुअल है, बिकॉज वो प्राइवेट लेसन्स में ज़्यादा फोकस्ड है और स्कूल के जो टीचिंग है, जो एक्टिविटीज़ है, उस पर उनका फोकस कम है। तो ये भी सपोर्ट कर रहा है स्कूल के डिसीजन को कि जो भी टीचर्स प्राइवेट लेसन्स देंगे उन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो अगर ये जो डिसीजन है ये हम लाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि टीचर्स वो जो फेल करने की वार्निंग दे रहे हैं, जो थ्रेटन कर रहे हैं, वो बंद कर देंगे। और अगर वो प्राइवेट लेसन्स ना देंगे तो वो जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्कूल की जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है उसमें वो ज़्यादा फोकस रहेंगे। तो आवर आंसर क्या होगा हमारा? 3 and 4। So 3 and 4 is our correct answer. Okay. Now moving on to the next question. फिर से there is a caselet. We will read it very carefully and then we will move on to the directions. Sanjeev, a traffic police officer, has received strict orders from his superiors to halt all traffic along a certain stretch of road between 12:30 and 1 p.m. to ensure the smooth passing of a cabinet minister's convoy. Around 12:35, before the said convoy has appeared on the scene, an emergency ambulance joins the mass of halted vehicles. Now, सिचुएशन क्या कह रहा है कि संजीव एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि इस टाइम के बीच लाइक 12:30 and 1 PM के बीच जितनी भी ट्रैफिक आते, जितने भी व्हीकल्स आते हैं उन्हें रोक दिया जाए, हॉल्ट कर दिया जाए, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय है वो बहुत ही स्मूथ वे में पास हो सके। अब 12:35 के अराउंड व्हाट ही सीज कि जो कॉन्वॉय तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो एक इमरजेंसी एम्बुलेंस है वो भी हॉल्टेड व्हीकल्स के लाइन में है। मीन्स देयर इज अ व्हीकल, एक इमरजेंसी एम्बुलेंस व्हीकल है। ठीक है। अब व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स फ्रॉम अस कि हमें आंसर क्या करना है कि बाय चूजिंग विच कोर्स ऑफ एक्शन विल संजीव बी प्रायोरिटाइजिंग हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस ओवर कंपैशन। हमें एक सेट ऑफ एक्शन दिया गया है, हमें ये बताना है कि इसमें संजीव कौन सा एक्शन लेता है कि वो ये शो करेगा कि उसकी प्रायोरिटी उसका प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कंपैशन नहीं है। ठीक है। नाउ वी विल रीड दीज सेंटेंसेस वन बाय वन।
by letting the ambulance pass irrespective of whether or not it hampers the smooth passage of the convoy. मीन्स तो पहला एक्शन वो कह रहा है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉन्वॉय स्मूथ वे में पास हो या ना हो, संजीव को एम्बुलेंस को पास होने देना चाहिए, उसे अलाउ कर देना चाहिए उस एम्बुलेंस को. सो क्लियरली ये उसकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन से मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन क्या है उसका कि उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं कि सारे ट्रैफिक को हॉल्ट किया जाए और वो सुपीरियर से मिले, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन. और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, इफ़ ही इज़ अलाउइंग द एम्बुलेंस टू पास, तो वो प्रायोरिटाइज किसको कर रहा है? अपने कंपैशन को. मतलब वो फील कर रहा है कि यार देयर इज़ अ पर्सन, एक इंजर्ड पर्सन है हु इज़ इन नीड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, तो जो उसका कंपैशन है वो बाहर आ रहा है, वो उसके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को हरा रहा है, उसके ऊपर आ रहा है. तो यहाँ पे जो संजीव है वो अपना कंपैशन चूज कर रहा है, तो दिस वोंट बी आवर आंसर. ये हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है. नाउ सेकंड, by letting the ambulance pass after ensuring that the convoy is still afar off and will not have to cross paths with the ambulance. Now the second action क्या कह रहा है कि पहले वो इंश्योर कर ले कि कॉन्वॉय काफ़ी दूर है और फिर वो एम्बुलेंस को पास होने दे, जिससे कॉन्वॉय और एम्बुलेंस आपस में पास क्रॉस ना करे, वो उसके स्मूथ पैसेज को ना रोके. नाउ फ्रॉम अफार दिस सीम्स लाइक एन एप्रोप्रिएट. ठीक है, लग रहा है कि हाँ चलो ये मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज़ एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, बट अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ भी संजीव प्रायोरिटाइज किसको कर रहा है? कंपैशन को ही कर रहा है. वो पहले इंश्योर कर रहा है कि हाँ कॉन्वॉय कैसा है, वो वहाँ पे दूर पे है या नहीं है, और फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस को जाने दे रहा है पहले. तो यहाँ पे भी वो ऑर्डर से मान नहीं रहा है, ही इज स्टिल अलाउइंग द एम्बुलेंस टू पास थ्रू. तो यहाँ भी उसका कंपैशन पे है, तो दिस इज नॉट अवर आंसर. थर्ड क्या? बाय लेटिंग द एम्बुलेंस पास ओनली आफ्टर चार्जिंग अ पार्टिकुलर अमाउंट एज अ ब्राइब. अब वो क्या, उसे क्या करना, वो ये थर्ड एक्शन क्या कह रहा है कि उसे एम्बुलेंस को पास होने देना है, तब कब? ब्राइब लेने के बाद. उसे पार्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट लेना है, पैसे लेने हैं एम्बुलेंस वाले से, और फिर उसे पास करना है. तो दिस इज़, एक तो ये बहुत ही रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट है. तो दिस इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट आंसर. फोर्थ पढ़ते हैं, बाय नॉट लेटिंग द एम्बुलेंस थ्रू अंटिल द कॉन्वॉय हैज़ पास्ड. मतलब एम्बुलेंस को तब तक नहीं पास होने देना जब तक कि पूरा कॉन्वॉय पास नहीं कर जाता इन अ स्मूथ वे. यस, दिस कैन बी आवर आंसर. बाय पार्टिकुलरली हॉल्टिंग द कॉन्वॉय टू इंश्योर द स्मूथ पैसेज ऑफ द एम्बुलेंस. मतलब कॉन्वॉय को वहीं पे रोक दे, पहले एम्बुलेंस को जाने दे और फिर कॉन्वॉय को अलाउ करे. तो ये तो पूरा इसका ऑपोजिट ही हो गया कि इसने पूरी तरह से कंपैशन को चूज कर लिया. तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हुआ? इसमें हमारा आंसर है हाँ, बाई नॉट लेटिंग द एम्बुलेंस थ्रू अंटिल द कॉन्वॉय हैज़ पास. जब तक पूरा कॉन्वॉय पास नहीं होता है उसे एम्बुलेंस को पास होने नहीं देना है. ही शुड नॉट लेट द हिज कंपैशन टेक ओवर हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, जो कि इस क्वेश्चन का डिमांड था. सो दिस इज डी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ansika's dog has fallen sick. Her vet has prescribed exorbitantly expensive medicines to ensure quick and complete recovery. In order to be able to afford the medicines, Ansika has to adjust her budget and give up on any one of her major expenses for a month. Now, सिचुएशन क्या कह रहा है कि अंशिका का जो डॉग है, पेट डॉग है, वो बीमार पड़ गया है और जो वेट है उसने काफ़ी एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, मतलब वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी हैं. नाउ इन ऑर्डर टू अफोर्ड द मेडिसिन, अंशिका को अपने बजट में कुछ ऑल्टरेशंस करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे, और एक मेजर एक्सपेंस है उसके मंथ का, उसको गिव अप करना होगा. आई मीन उसके एक सेट ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, उसमें से एक एक्सपेंस उसको हटाना होगा ताकि वो अंशिका के डॉग के जो मेडिसिन है उन्हें वो अफोर्ड कर सके. नाउ हमें एक लिस्ट दिया गया उसके एक्सपेंसेस का, हमें क्या करना है? चूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरेशंस टू हर बजट विल शो विजडम एंड जजमेंट. अब अंशिका को इनमें से कौन सा चेंज करना होगा अपने बजट में जिससे ये शो करेगा कि अंशिका इज़ वाइज और उसका जजमेंट काफ़ी अच्छा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज कुकिंग हर मील्स इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट और ऑर्डरिंग इन फॉर अ मंथ. मीन्स कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रेस्टोरेंट और ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट और एन आउटलेट, शी शुड कुक हर मील्स. ओके, दिस इज the first
स्टेटमेंट. सेकेंड वन इज गिविंग अप ऑन हर ओन मेडिसिन फॉर अ मंथ. मतलब अंशिका की मेडिसिन है, उन्हें उसे वो मेडिसिन परचेज नहीं करनी चाहिए और उसे अपने डॉग की मेडिसिन परचेज करनी चाहिए. थर्ड इज सेइंग नॉट पेइंग हर क्रेडिट कार्ड बिल्स फॉर अ मंथ. आई मीन उसे क्रेडिट कार्ड बिल्स एक मंथ तक नहीं पे करना है और दैट अमाउंट शुड बी यूज्ड फॉर बाइंग मेडिसिन फॉर हर डॉग. डी गिविंग अप हर जिम मेंबरशिप फॉर अ मंथ. आई मीन जो जिम मेंबरशिप है उसको उसे गिव अप कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए फॉर अ मंथ. और द लास्ट इज नॉट पेइंग हर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल्स फॉर अ मंथ. मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल नहीं पे करना चाहिए और उसे ये एक्सपेंसिव मेडिसिन लेनी चाहिए. नाउ व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स इज हमें वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है जिससे अंशिका वाइज दिखे और उसका जजमेंट काफ़ी अच्छा दिखे. तो इफ सी गिव्स अप ऑन हर ओन मेडिसिन, अगर वो अपनी खुद की मेडिसिन नहीं लेती है तो वुड इट बी वाइज? बिल्कुल नहीं, बिकॉज सी वुड फॉल सिक हरसेल्फ, वो खुद बीमार पड़ जाएगी. नॉट पेइंग हर क्रेडिट कार्ड बिल्स, अब अगर वो क्रेडिट कार्ड बिल्स एक मंथ तक नहीं पे करती है तो वो द बिल्स वुड लाइक एड अप और उसका क्रेडिट कार्ड स्कोर, जो सिबिल स्कोर होता है, वो भी अफेक्ट हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन वेरी वाइज ऑप्शन. Giving up her gym membership for a month. Now gym, the purpose of a gym is to stay healthy, right? तो अगर हम gym membership give up कर रहे हैं तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं which can be detrimental to our health. वो हमारे हेल्थ के लिए खराब हो सकता है. तो this is not a wise course of action. And not paying her electricity. अब electricity और gas bills अगर आप पे नहीं करोगे तो how would you use electricity? Again how would you cook? तो ये तो एक मेजर इनकन्वीनियंस क्रिएट कर देगा ना आपके लाइफ में. सो जो हमारा पहला ऑप्शन है कि कुकिंग हर मील्स गोइंग आउट और ऑर्डरिंग इन फॉर अ मंथ, ये सबसे वाइज, सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है. क्योंकि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन रेस्टोरेंट्स एंड आउटसाइड फूड, शी शुड कुक हर सेल्फ, नॉट कुक हर सेल्फ, कुक फूड फॉर हर सेल्फ. ओके, सो ये सही क्यों हुआ? ये सही इसलिए हुआ कि ये जो ये आउटसाइड फूड है, ये रेस्टोरेंट के फूड है, ये किसी भी तरह से अंशिका की लाइफ को एक बहुत ही एक्सट्रीम वे में इम्पैक्ट नहीं करते हैं. और इफ़ अगर अंशिका ये अल्टरेशन करती है तो उसका लाइफ बहुत एक्सट्रीम वे में अफेक्ट नहीं होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल वे में अफेक्ट होगा. आई मीन इफ़ यू डोंट ईट फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, क्या होता है? कुछ नहीं होता ज़्यादा, आप घर पे बना खाना खा लो. तो दिस विल बी आवर राइट आंसर. दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन बाय द वे, राइट? Okay, let's move on to the next question. The Sama's domestic help Meenakshi has been bringing her toddler to work as there is nobody at her place to take care of the kid while she's away. The kid usually plays with his toy in a corner of the living room while Meenakshi works in the kitchen. One day, the kid breaks an expensive vase that Mrs. Sharma had bought on one of her trips abroad. Now, Meenakshi, Mrs. Sharma की domestic help है, maid है, और वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को भी वर्क पे ले आती है. क्यों? क्योंकि मीनाक्षी के घर पे कोई नहीं है बच्चे का केयर करने के लिए. सो शी ब्रिंग्स हर टॉडलर, हर चाइल्ड एट वर्क विथ हर. नाउ जो बच्चा है, जो किड है, वो हमेशा अपने लाइक टॉय से खेलता रहता है एक रूम में और बाकी मीनाक्षी जो होती है वो किचन में वर्क करती है. बट वन डे क्या हुआ कि जो बच्चा था उसने एक एक्सपेंसिव वास जो कि मिसेस शर्मा अब्रॉड से, एक फॉरेन कंट्री से लेके आई थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, उसे तोड़ दिया. Now, how should Mrs. Sharma ideally react to the situation? अब Mrs. Sharma को इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है? Now, put yourself in Mrs. Sharma's shoes. अगर आप Mrs. Sharma होते तो आप कैसे रिएक्ट करते इस सिचुएशन को? ये सिचुएशन आपके सामने, how would you have reacted? Dismiss Meenakshi and hire a new help. मीनाक्षी को हटा दो, काम से निकाल दो और एक नई हेल्प को हायर कर लो. Second is ask Meenakshi not to get her kid along from now on. नाउ मीनाक्षी को बोलो कि अपने बच्चे को वो काम पे ना लाए. सी फॉरगिव द किड बट आस्क मीनाक्षी टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन. मतलब कि आप बच्चे को माफ़ कर दो और मीनाक्षी को बोलो कि वो आगे से थोड़ा केयरफुल रहे. और आस्क मीनाक्षी टू पे द प्राइस ऑफ द वेस. जो वास का जो प्राइस है वो मीनाक्षी को बोलो को पे करे, या डिडक्ट द प्राइस ऑफ द वेस फ्रॉम मीनाक्षी सैलरी. यहाँ पे मीनाक्षी सैलरी होगा, अपॉस्ट्रोफी है छोटा है, मीनाक्षी सैलरी इन इंस्टॉलमेंट्स. और या तो मीनाक्षी की सैलरी में से धीरे धीरे करके भाई पर मंथ और पर वीक आप जो कॉस्ट है वेस्ट का वो डिडक्ट करो.
सो हाउ वुड यू, एक आइडियल रिएक्शन क्या होगा इस सिचुएशन का? डिसमिस करना मीनाक्षी को और एक नया हेल्प हायर कर लेना ना। उसके बच्चे से एक वास टूटा है, एक बहुत ही क्राइम नहीं है, एक ऑफेंस नहीं है कि आप एक इतना एक्सट्रीम एक्शन ले लोगे और मीनाक्षी को हटा दोगे। सो ये एप्रोप्रिएट नहीं है। आस्क मीनाक्षी नॉट टू गेट हर किड अलॉन्ग फ्रॉम नाउ ऑन। नाउ हम मीनाक्षी को बोलो कि वो अपने बच्चे को साथ ना लाए। सिचुएशन से हमें पता चला है कि देयर इज़ नोबडी एट हर प्लेस, बच्चे की केयर करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ मीनाक्षी है। तो इफ़ सी लीव्स हर किड एट होम, तो बच्चे का केयर कौन करेगा? तो ये भी एक एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। फॉरगिव द किड बट आस्क मीनाक्षी टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। नाउ दिस इज एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि किड के पास बहुत ही, आप ये नहीं कहेंगे किड बहुत, उनका जजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर वास टूट गया तो किड से, तो आइडियली आपको किड को फॉरगिव करना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए और मीनाक्षी को बोलना चाहिए कि आप अब आगे से आप थोड़ा केयरफुल रहो, थोड़ा अटेंटिव रहो। तो ये एप्रोप्रिएट है। ये दोनों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वास काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम एन फॉरेन ट्रिप, और मीनाक्षी एक मेड है, एक डोमेस्टिक हेल्प है, शी वुड नॉट बी एबल टू कवर द एक्सपेंस ऑफ दैट वेस्ट। वो आप उससे इंस्टॉलमेंट्स में लो या फिर आप एक बार में ही ले लो, तो वो उसको फाइनेंशियली काफ़ी एडवर्स इफेक्ट देगा उसके फाइनेंशियल सिचुएशन पे। सो हम ये कंसिडर ना करेंगे और आवर आंसर विल बी सी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। सी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Anirban Sen runs a newspaper that enjoys wide readership across the state. One of his journalists submits for publication a report on the involvement of a politician from the ruling party in a scam. What course of action should Anirban choose to ensure that he is upholding the principles of honest journalism? अब अनिर्बन सेन क्या है? वो एक न्यूज़पेपर चलाते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है रीडर्स में, ठीक है, बहुत लोग उनकी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उन्हीं का एक जर्नलिस्ट है, उसने एक पब्लिकेशन रिपोर्ट सबमिट की है और उस पब्लिकेशन रिपोर्ट की टॉपिक क्या है कि एक पॉलिटिशियन है रूलिंग पार्टी से जो कि स्कैम में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अनिर्बन को कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना चाहिए जिससे ये सिग्निफाई हो, ये प्रेजेंट हो कि अनिर्बन अपहोल्ड कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म को। अपहोल्ड में सपोर्ट, कंफर्म, उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। extort a huge sum of money by blackmailing the said politician and threaten to publish the report if it refuses to pay up. I mean blackmail करो आप politician को कि huge sum of money pay करो और you would publish the report, otherwise नहीं। This is not a principle of honest journalism. This is incorrect. Second, publish the report without concealing any facts or details. कोई भी fact या details बिना छुपाए हुए आप रिपोर्ट को पब्लिश करो। नाउ दिस सीम्स लाइक अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन और ये अपहोल्ड भी कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म को। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वार्न द जर्नलिस्ट अगेंस्ट डिगिंग अप स्कैंडलस इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिशियंस फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन द फ्यूचर। अब जर्नलिस्ट को वार्न कर दो कि किस रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस के बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर ना करे और उन्हें मतलब वो कोई भी स्कैंडलस इंफॉर्मेशन गैदर ना करे, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि रूलिंग पार्टी को बैड लाइट में लाए, उनसे उनका रेपुटेशन ख़राब हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन वो ना इन्वेस्टिगेट नहीं करे, सर्च नहीं करे। तो ये भी तो नहीं है, ये ऑनेस्ट तो नहीं हुआ। अगर आप नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हो मीन्स आप छुपा रहे हो। आई डोंट थिंक दिस इज़ एन ऑनेस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नॉट पब्लिश द रिपोर्ट एज द रूलिंग पार्टी इज़ वन ऑफ द मेजर एडवर्टाइजर्स इन हिज न्यूज़पेपर। अब रूलिंग पार्टी जो है उनके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं अनिर्बन सेन के पेपर में, इसीलिए वो रिपोर्ट पब्लिश ना करो। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स। एंड पब्लिश द रिपोर्ट ओनली व्हेन द रूलिंग पार्टी इज नो लॉन्गर इन पावर। आई मीन रिपोर्ट को भी सस्पेंड कर दो, पोस्टपोन कर दो, और जब रूलिंग पार्टी पावर से चली जाए उस टाइम पब्लिश करो। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन करेक्ट, नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि सिर्फ जो बी है कि पब्लिश करो रिपोर्ट को बिना कंसील किए हुए कोई फैक्ट और डिटेल्स, वो ही एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ पे जो कि ऑनेस्ट जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर रहा है। ब्लैकमेलिंग इज नॉट ऑनेस्ट, कंसीलिंग फैक्ट्स इज ऑल्सो नॉट ऑनेस्ट।
सेकंड क्या है कि नॉट पब्लिशिंग। ना यहाँ पे क्या आप मॉनेटरी बेनिफिट देख रहे हो अपना, तो ऑनेस्ट जर्नलिज्म तो है नहीं कि आप किसी चीज़ को आप छुपा दो जस्ट बिकॉज कि उसमें आपका मॉनेटरी बेनिफिट है। और सेकंड क्या है कि पहले आप रिपोर्ट पब्लिश उस समय रख दो क्योंकि इट इज़ डिसएडवांटेजेस फॉर यू उस टाइम, और जब वो पार्टी पावर में नहीं है फिर आप उसको रिपोर्ट करो। तो यहाँ भी आप अपना लाइक योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हो, आप जो प्रिंसिपल्स है ऑनेस्ट जर्नलिज्म के उसको आप होल्ड नहीं कर रहे हो। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इज this: publish the report without concealing any facts or details. Next question. Okay, Agrima runs a small marketing agency that employs a workforce of 25 people. Now Gagan is a transgender person who joins as a new intern. On their first day of work, Gagan shows up in a sari, following which a fellow employee Ravish pokes fun at them, causing them much pain and trauma. Then there should be him. How should Agrima handle the situation? Now, अग्रिमा क्या है, क्या कर रही है, क्विक मार्केटिंग एजेंसी रन करती है जहाँ पे 25 पीपल काम करते हैं। तो गगन एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसने ज्वाइन किया था न्यू इंटर्न। अब गगन के फर्स्ट डे पे क्या होता है, वो साड़ी में आता है। तो जो रवीश है, जो कि वो भी एक एम्प्लॉय ही है अग्रिमा के मार्केटिंग एजेंसी फर्म का, वो उसका मजाक उड़ाता है, जिससे गगन को काफ़ी पेन, काफ़ी ट्रॉमा लगता है। ना अग्रिमा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, ये सिचुएशन उसके सामने है, उसे वो कैसे डील करेगी। फर्स्ट इज आस्क गगन टू कम टू वर्क इन मैस्कुलिन क्लॉथ्स एज इट विल हेल्प देम अवॉइड हरासमेंट एट द हैंड्स ऑफ फेलो कलीग्स। गगन को बोलो कि आप मैस्कुलिन क्लोथ्स में आओ, जिससे कि आप जो हरासमेंट होता है आपके हैंड्स और फेलो कलीग्स से, उससे आप बच सको। नाउ दिस इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि देखिए हर कोई भी पर्सन हो, कैसा भी हो, उसे एक राइट होता है खुद को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। और गगन वही कर रहा है, ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। और ऐसा कहना कि आप इस तरह से आओ, तो एक तो आप इस सिचुएशन को डील नहीं कर रहे हो, जो एक ग्रेव सिचुएशन है जहाँ पे आपके फेलो एम्प्लॉय को हरास किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ। तो दिस इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, politely dismiss Gagan from his position as the workplace is evidently not ready to accept a transgender colleague. अब गगन को डिसमिस कर दो उसकी पोजीशन से, क्योंकि अभी वर्क प्लेस एक ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। लाइक आप गगन को एक तरह से डिसएडवांटेज सिचुएशन में नहीं डाल सकते हो जस्ट बिकॉज, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे आप जिसके साथ हरासमेंट हो रहा है उसका नुकसान आप कर रहे हो, जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये भी गलत है। फायर रवीश फॉर मेकिंग फन ऑफ गगन एंड देयर बाय सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। अब रवीश को फायर कर दो क्योंकि उसने गगन का मजाक उड़ाया है, और एक एग्जाम्पल सेट कर दो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए। नो, दिस इज टू हार्श, बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर रवीश से गलती हुई है तो उसे एक बार अपनी गलती को करेक्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। होल्ड रेगुलर जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशंस एट वर्क टू हेल्प एम्प्लॉइज एक्सेप्ट गगन इन देयर मिड्स्ट। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशंस आप लो, रेगुलरली लो, उससे क्या होगा कि इस इशू को, ये इशू मतलब ये जो गगन है वो आराम से, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो गगन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और जो ये जेंडर से रिलेटेड काफ़ी बातें हैं उनको पता चलेगी। तो या दिस इज एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इग्नोर द सिचुएशन होपिंग दैट एम्प्लॉयज विल ग्रेजुअली गेट अकस्टम टू गगन एंड देयर जेंडर आइडेंटिटी। अब सिचुएशन को आप इग्नोर कर दो और ये होप करो कि एम्प्लॉयज़ वो हैबिचुअल हो जाएंगे गगन के। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि हो सकता है कि वो ये कंटिन्यू चल दे और गगन गेट हरास्ड डे आफ्टर डे। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। जो सबसे एप्रोप्रिएट हो यही है कि आप जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशंस लो, ऐसा मतलब उन्हें एजुकेट करो अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उनकी माइंडसेट थोड़ी पॉजिटिव हो, थोड़ा उनका ब्रॉड माइंडसेट हो, और वो गगन को एक्सेप्ट करें और गगन को खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। या इन फ्यूचर अगर कोई और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय आता है तो वो भी सेम सिचुएशन ना फेस करे। तो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर।
right? Next, Manu was issued a MacBook Air adjoining his new workplace on the condition that he will have to bear all the expenses related to any repair or replacement of components for as long as the laptop was in his possession. 3 months into using it, its screen starts acting up. On visiting a technician, Manu is told that the screen needs to be replaced. Now, Manu has joined the new intern in a company and he has got a MacBook Air. Condition क्या है कि he will have to bear all the expenses. If in case the MacBook Air needs a replacement or repair, तो जो उसका जो कॉस्ट होगा वो मनु को ही बेयर करना होगा, उसे वो ही पे करेगा. Now 3 months into using it, its screen starts acting up. On visiting a technician, Manu is told that the screen needs to be replaced. Now अब 3 months हो गए, मनु इज यूजिंग दैट मैकबुक एयर. अब क्या हो रहा है, एक सिचुएशन आ गई कि मैकबुक एयर का जो स्क्रीन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा. ठीक है, उसने टेक्नीशियन के पास लेके गया वो मैकबुक एयर और टेक्नीशियन ने कहा कि स्क्रीन जो है उसे अब रिप्लेस करनी होगी. द स्क्रीन डिमांड्स अ रिप्लेसमेंट. Now that given that Manu does not have enough money to purchase an original replacement, consider the following courses of action. अब क्या है कि मनु के पास उतने पैसे तो हैं नहीं अभी कि वो एक ओरिजिनल स्क्रीन परचेज करे और फिर उसे रिप्लेस करवाए. तो यहाँ पे हमें सेट्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस दिए गए हैं. पहला है कि Manu borrows some money from his friend and gets the faulty screen replaced with an original replacement. Second is Manu asks the technician to replace the faulty screen with a cheap copy of the original. Manu raises a request for his employer to get the screen replaced and deduct the total expense from his salary in affordable installments. Now तीन courses of action हमें दिए गए हैं. पहला क्या है कि Manu अपने फ्रेंड से borrow कर ले मनी और faulty screen को रिप्लेस कराए एक ओरिजिनल रिप्लेसमेंट से. सेकंड क्या है कि Manu टेक्नीशियन से कहे कि जो फॉल्टी स्क्रीन है उसको एक चीप कॉपी, एक ओरिजिनल की जो चीप कॉपी है उससे रिप्लेस कर दे. थर्ड क्या है कि मनु एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करे कि वो स्क्रीन को रिप्लेस कर दें और जो उसका कॉस्ट आता है वो उसके सैलरी से डिडक्ट हो जाए अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स में जो मनु अफोर्ड कर सके. नाउ इफ़ ही फॉलोज विच ऑफ द अबव कैन वी कॉल मनु एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय. नाउ ये कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे ये प्रूव होगा कि मनु एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है. तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि 1 में और 3 में मनु ने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ किया कि फॉल्टी स्क्रीन को एक ओरिजिनल रिप्लेसमेंट से रिप्लेस करे. तो ये 1 और 3 हमारा सही आंसर है. इसमें वो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय बनेगा. क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट चीटिंग. अगर आप लेट सपोज कि मैकबुक एयर है आपके पास और वो ख़राब हो गया, नाउ यू हैव टू रिप्लेस इट, तो आप एक चीप कॉपी ऑफ द ओरिजिनल से उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू चीटिंग. अगर आप, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो तो यही सोच रहा है कि अगर कोई ख़राब होता है मैकबुक एयर तो उसको ओरिजिनल कंपोनेंट से ही रिप्लेस किया जाएगा. ठीक है, बट अगर आप चीप कॉपी से कर रहे हो रिप्लेस तो यू आर एक्चुअली चीटिंग योर एम्प्लॉयर, क्योंकि वो चीप कॉपी उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा नहीं. दैट्स वाई इट्स चीप. लेकिन अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड देखें तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक ओरिजिनल रिप्लेसमेंट कर रहा है. या फर्स्ट में ही हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, सेकंड में भी एक बोरोइंग ही है इन अ सेंस कि उसने बस एम्प्लॉयर को कहा कि वो पे कर दे और बाद में जो भी कॉस्ट आएगा वो उसके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा. बट ही चोज टू गेट द स्क्रीन रिप्लेस्ड विद एन ओरिजिनल वन, और इसीलिए 1 और 3 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. लेट्स चेक आइदर 1 और 3 सही है. क्यों? क्योंकि आप बोरो करो या फिर एम्प्लॉयर को आस्क करो कि वो पे कर दे. अगर आप बोरो भी करते हो तो आप आगे जाके उसे पे कर दोगे. अगर जो थर्ड वाला है उसमें क्या है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा और बाद में आप पे तो कर ही रहे हो अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स में, तो क्या हुआ, आपने पे भी किया जो आपने बोरोइंग की थी और जो रिप्लेसमेंट था वो भी ओरिजिनल रिप्लेसमेंट हुआ. तो आपने चीट नहीं किया. अगर आप टेक्नीशियन को बोलते हो कि चीप कॉपी से ओरिजिनल को रिप्लेस कर दो, इट इक्विवेलेंट टू चीटिंग, आप चीटिंग कर रहे हो. तो ये सेकंड गलत है. 1 और 3 इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Janvi runs a successful coaching institute for high school students that employs some of the finest teachers in the city in their respective fields. Sameer, an 11th standard student, files a sexual harassment complaint with Janvi
against a physics teacher Ramesh Tyagi. On further investigation, Janvi finds out that Mr. Tyagi had in the past harassed multiple other students who had been too afraid to complain. अब now the situation is कि जानवी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करती है, कि काफ़ी सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सबसे फाइनेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट टीचर जो है सिटी में, वो वहाँ पे टीच करते हैं। नाउ समीर इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, वो जानवी से कंप्लेन करता है किसकी, फिजिक्स टीचर रमेश त्यागी की सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन करता है। नाउ जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो जानवी को पता लगता है कि मिस्टर त्यागी हैड डन दिस इन द पास्ट टू मल्टीपल अदर स्टूडेंट्स के साथ, जो कि कंप्लेन नहीं कर पाए। अब कंप्लेन नहीं कर पाए, सो दिस पर्सन मिस्टर रमेश त्यागी ही कंटिन्यूड विथ हिज एक्टिविटीज और क्राइम। तो व्हाट शुड जानवी डू इन दिस सिचुएशन? अब जानवी को सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट, जानवी शुड फायर मिस्टर त्यागी फॉर हरासिंग द स्टूडेंट्स। बी, Janvi should lodge a complaint against Mr. Tyagi with the police. Third, Janvi should set up a robust grievance redressal procedure that encourages her students to come forward promptly in case a similar situation arises in the future. Now, 3 courses of action है। पहला क्या है कि जानवी को मिस्टर त्यागी को फायर कर देना चाहिए। अब is this an appropriate? Yes, in this case it is an appropriate course of action because see, sexual harassment is a very grave crime. It's a very serious crime, and this person Ramesh Tyagi has been doing this for a long time. तो यहाँ पे जो appropriate course of action है वो इसलिए वो ये होगा कि she should fire Mr. Tyagi. Second, Janvi should lodge a complaint against Mr. Tyagi with the police. It is also an appropriate कोर्स ऑफ एक्शन। और ये रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन भी है कि आप अगर आपके सामने सिचुएशन आती है कि वह स्टूडेंट इज फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट बाय अ टीचर, देन यू आर लाइक यू शुड कंप्लेन अगेंस्ट दैट टीचर विद द पुलिस। थर्ड, नाउ सेटिंग अप अ रॉबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर। एक रॉबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर सेटअप करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को मदद मिले, वो इनेबल हो, एम्पावर्ड हो कि वो अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई सिचुएशन होता है उनके साथ, कोई एक्सपीरियंस होता है उनके साथ कोई, तो वो मतलब आके कंप्लेन इफेक्टिवली कंप्लेन कर सके। तो ये भी एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि वो मिस्टर त्यागी कंटिन्यूड विथ हिज क्राइम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वे टू अफ्रेड टू कंप्लेन। नाउ व्हाई द स्टूडेंट्स वे टू अफ्रेड टू कंप्लेन? मे बी उन्हें ऐसा लगा कि जो इन्वायरमेंट है वो भी कंड्यूसिव नहीं है, मे बी उनके साथ ही गलत होगा अगर वो कंप्लेन करते हैं। तो एक रॉबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर जब सेटअप कर देंगे और उससे क्या होगा, इंकरेजमेंट मिलेगी स्टूडेंट्स को कि सिमिलर सिचुएशन अगर उनके साथ हो तो वो कंप्लेन कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो हमारा फर्स्ट ए, बी एंड सी ये सारे ही हमारे करेक्ट हैं, सही हैं। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, बी एंड सी। ओके, now let's see this question. Neeraj has had a crush on Sumedha, who is his sister's colleague, for a while now. Last week, with encouragement from his sister, he finally mustered up the courage to ask her out. She agreed without a second thought. Now Neeraj has to think of a place to take her. Now Neeraj एक लड़का है जिसको सुमेधा, जो कि उसकी सिस्टर की कलीग है, उस पर क्रश है, तो काफ़ी टाइम से क्रश रहा है। लास्ट वीक उसको अपनी सिस्टर से इंकरेजमेंट मिली, तो उसने फाइनली ये चीज़ सुमिता को बताई और उसको इनवाइट किया। ही आस्क्ड हर आउट, उसने उसे डेट पे ले जाने के लिए पूछा। तो सुमेधा सी अग्रीड विदाउट अ सेकंड थॉट, वो इमीडिएटली अग्री कर गई। नाउ नीरज को सोचना है कि उसे कहाँ पे वो लेके जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड नीरज चूज सो दैट ही कैन हैव एन ओपन कन्वर्सेशन अबाउट हाउ ही फील्स अबाउट हर। अब वो नीरज कहाँ पे उसे लेके जाए जहाँ पे वो सुमेधा को अच्छे से बता सके, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सके सुमेधा के सामने। ठीक है, ही शुड टेक हर टू अ क्वाइट सी फेसिंग रेस्टोरेंट दैट सर्व्स हर फेवरेट कुजीन। उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए जो कि एकदम शांत जगह पे, समुद्र के सामने, वहाँ पे सुमेधा की फेवरेट कुजीन भी मिलती है, वहाँ ले जाना चाहिए। ही शुड टेक हर टू द न्यूएस्ट पब इन टाउन दैट प्लेज लाउड म्यूजिक। एक नया पब खुला है टाउन में, काफ़ी लाउड म्यूजिक प्ले होता है, वहाँ उसे ले जाना चाहिए। He should take her to his book cafe that is usually crowded with teenagers. एक बुक कैफे है जहाँ पे जाते हैं नीरज बार बार और वहाँ पे टीनेजर्स की भीड़ लगी रहती है।
वहाँ पे लेके जाना चाहिए। ही शुड टेक हर टू वॉच द लेटेस्ट मूवी एट द थिएटर, अब उसे वो मूवी दिखाने लेके जाए थिएटर पे जो लेटेस्ट मूवी आई है। या ही शुड इन्वाइट हर टू हैव डिनर एट हिज प्लेस विथ हिज फैमिली, या तो वो सुमेधा को अपने प्लेस पे इनवाइट कर ले और डिनर पे अपने फैमिली के साथ। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नीरज को क्या करना क्या है, उसे एक ओपन कन्वर्सेशन करनी है, उसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस अच्छे से जाहिर करनी है सुमेधा को। तो आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस तभी जाहिर कर पाते हो जब आपका इन्वायरमेंट एक शांत होता है, व्हेन यू आर थिंकिंग क्लियरली, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, और जो सामने वाला जो पर्सन है वो भी आपको एक मतलब अटेंटिवली सुन सके। तो अगर हम ए को देखें तो एक क्वाइट सी फेसिंग रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट शांत रहता है, वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है जो नीरज चाहता है उसके लिए, और वहाँ पे फेवरेट कुजीन भी है सुमेधा का, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो नीरज को उससे ए में जो प्लेस मेंशन्ड है वहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो न्यूएस्ट पब में लेके जाता है जहाँ पे लाउड म्यूज़िक बज रहा है तो वो एक दूसरे को सुन ही नहीं पाएंगे उतने म्यूज़िक में, तो फिर वो ओपन कन्वर्सेशन हो नहीं पाएगा, तो ये गलत हुआ। सेम चीज़ ये भी है बुक कैफ़े के साथ भी है। अगर टीनेजर से क्राउडेड है तो पॉसिबल है कि वहाँ पे काफ़ी शोरगुल होगा, टीनेजर्स में भी वो बात करे अपने में तो शोर हो, और मे बी नीरज को वहाँ पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले एक ओपन कॉन्वर्सेशन की। ही शुड टेक हर टू वॉच द लेटेस्ट मूवी एट द थिएटर, अब एक मूवी लेके जाए तो जो सेम चीज़ है मूवी पे भी तो साउंड रहेगा ही, वहाँ पे लाउड साउंड रहेगी, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, आपका अटेंशन डाइवर्ट रहेगा, आप मूवी भी देख रहे हो फिर उसके बाद भी सुन रहे हो, तो वो भी बहुत ही कंडीसिव नहीं रहेगा, बहुत ही फेवरेबल नहीं रहेगा। अब फैमिली के साथ डिनर, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो फैमिली के साथ डिनर पे लेके जाता है उसे, तो मे बी लाइक वो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगा, मे बी नीरज वो पूरी चीज़ नहीं कह पाएगा जो कहना चाहता है, मे बी सुमेधा वुड ऑल्सो फील अनकम्फर्टेबल उनके पेरेंट्स के प्रेजेंस में। सो ये भी एक अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, ए ही हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। ये शांत भी है, यहाँ पे उसकी फेवरेट कुजीन भी है, और नीरज यहाँ पे आराम से अपनी दिल की बात उसे बोल सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवती's father passed away when she was only 10. She was raised by mother with whom she shares a very strong bond. Today, Revati is a mother of two herself and a renowned cardiologist. Her mother, who is in her early 60s, had decided to remarry. Despite claiming to hold progressive beliefs, Revati finds herself embarrassed at the idea of her mother's second marriage at such an advanced age. However, her mother decides to go ahead with her decision despite Revati's vehement opposition. Now, रेवती के जो फादर थे वो पास अवे व्हेन शी वाज ओनली 10, हर फादर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 10, शी वाज रेज्ड बाय मदर, और वो मदर के साथ उसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आज लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, रेवती खुद एक मदर है 2 चिल्ड्रन की, और वो एक बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट भी है। अब उसकी जो मदर है, रेवती की जो मदर है, वो अपने अर्ली 60s में, और उसने डिसाइड किया है रीमैरी का, मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फिर से शादी करेंगी, फिर से मैरिज उनकी होगी। अब रेवती क्लेम तो ऐसा करती है कि बहुत प्रोग्रेसिव बिलीफ से, बहुत ही नैरो माइंडेड है, बट जब ये सिचुएशन उसके सामने आई तो वो एम्बैरस हुई कि उसकी मदर इतने एडवांस्ड एज पे इन हर अर्ली 60s उन्होंने ये डिसीजन लिया रीमैरी करने का। सी फाउंड हरसेल्फ एम्बैरस्ड, लेकिन फिर भी उसकी जो मदर है उन्होंने डिसीजन ले लिया है, फर्म डिसीजन ले लिया है कि वो तो रीमैरी करेंगी ही, जितना भी अपोजिशन करे, जितना भी रेवती अपोज करे। ना रेवती को कैसे रिएक्ट करना चाहिए सिचुएशन में? बॉयकॉट हर मदर्स वेडिंग, इन्फ्लुएंस अदर फैमिली मेंबर्स टू डू द सेम। बॉयकॉट कर देना चाहिए, अपनी मम्मी के वेडिंग में नहीं जाना चाहिए, और सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो भी ना जाए, तो नहीं। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। उससे ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर मदर सी इज़ ऑल्सो अ पर्सन, और उन्हें भी राइट है, सी हैज़ द राइट टू डू वॉट सी वॉन्ट्स। और आई मीन रेवती को तो खुश होना चाहिए ना कि उसके लाइक उसकी जो मदर है उन्होंने इतना ब्रेव स्टेप लिया है कि सी हैड डिसाइडेड टू रीमैरी। क्योंकि अब ये रेवती क्लेम करती है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बट देर तो अपोजिशन तो होता ही है लोगों में इस चीज़ को लेके, और फिर भी उसकी मदर ने इतना ब्रेव डिसीजन लिया है, तो रेवती को खुद उसकी मदर की साइड में होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए डिसीजन में। ये नहीं कि आप जाके उनके वेडिंग को बॉयकॉट कर दो और फैमिली मेम्बर्स को कहो कि आप भी बॉयकॉट करो।
थ्रेटन हर मदर दैट रेवती वुड कट ऑल टाइज इफ शी रिमैरिड, ये भी सेम है, ये भी गलत होगा कि मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी अगर आप रिमाइंड नहीं करते हो, तो गलत है। सपोर्ट हर मदर इन हर डिसीजन एंड हेल्प हर इन विद द वेडिंग प्रेपरेशन, ये सही है, अपनी मम्मी को सपोर्ट करे और जो वेडिंग की प्रेपरेशन है उसमें भी उनका हाथ बटाए। पोलाइटली एक्सप्लेन टू हर मदर हाउ द सेकंड मैरिज इन 60 विल कॉज रेवती अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट, नहीं, आई मीन जैसे मैंने पहले कहा कि शी शुड बी प्राउड ऑफ हर मदर डिसीजन, उसे एम्बैरस नहीं होना चाहिए। शी शुड बी प्राउड कि उसकी मम्मी इतनी ब्रेव है, उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया। सी चूज हर हैप्पीनेस, अगर लाइक इफ हर मदर वांट्स टू रीमैरी, शी इज चूजिंग हर हैप्पीनेस। वो लाइक जो भी सेट बिलीव्स हैं, जो भी ऑपोजिशन है, उन उससे लड़ने के लिए उसकी मदर तैयार है। तो आई थिंक कि रेवती को भी सपोर्ट करना चाहिए उनका ये डिसीजन। नाउ आस्क हर मदर टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी विथ हर हस्बैंड सो दैट रेवती is spared the embarrassment, nahi, this is also an inappropriate course of action. Our correct answer for this question would be C. Okay, so students, aspirants, हमने सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कर लिए। सो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिसीजन मेकिंग आपने देखा कि जैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो हमने ये देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया, द क्वेश्चंस वे नॉट दैट डिफिकल्ट। लाइक अगर आप रीडिंग करें अच्छे से तो यू विल बी एबल टू, मैंने कहा था कि एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना, बट आई थिंक इफ़ यू रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली यू मे बी एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 5 विथ एक्यूरेसी। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि कैसा रहा सेशन, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द सेशन, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर योर डाउट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।